स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट 1 का लेक्चर 1 का जो वीडियो है वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने वाटर डिमांड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वाटर डिमांड के टॉपिक को कवर किया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इससे पहले क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले बेसिक टर्मोलॉजी जाना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। उसके बाद हमने रन ऑफ, कैचमेंट एरिया। उसके बाद हमने पढ़ा रैशनल फार्मूला, रीव फार्मूला, डिक्कन फार्मूला, इंग्लिश फार्मूला। ये सभी फार्मूलाज से हम अपना रन ऑफ डिस्चार्ज निकालते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा एक्वाफर क्या होता है, एक्वाक्लूड क्या होता है, सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। ये सब हमने बेसिक टर्मोलॉजी पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा वाटर डिमांड। वाटर डिमांड में हमने IS 1172 के अकॉर्डिंग डोमेस्टिकल वाटर डिमांड, उसके बाद कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, फिर पब्लिक डिमांड, उसके बाद लॉसेस एंड थेफ्ट, फिर इंडस्ट्रियल डिमांड और फायर डिमांड। इन सब को पढ़ने के बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड को पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि फायर डिमांड को किन किन फार्मूलाज के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें पहला है कुशलिंग फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला, उसके बाद है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला, और फिर है बस्टन्स फार्मूला। तो इन सब फार्मूलाज को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, और मैक्सिमम डेली डिमांड के बाद हमने पढ़ा पीक आवर डिमांड क्या होता है, फिर क्या होता है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, और फिर टोटल ड्राफ्ट क्या होता है। इन सब के बीच में हमने पिक फैक्टर के बारे में जाना, स्मॉल टाउन्स के लिए, मीडियम पॉपुलेशन टाउन्स के लिए, और हाई पॉपुलेशन टाउन्स के लिए कितना पिक फैक्टर होता है, हमने ये भी जाना। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो भी सिटीज़ होती हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले डिज़ाइन पीरियड क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन पीरियड क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम वाटर डिमांड को पढ़ चुके हैं। तो अब हम अगर किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं किसी भी सिटी के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, और आगे चल के फ्यूचर में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचरिस्टिक पॉपुलेशन के लिए जो है उस वाटर सप्लाई सिस्टम का डिज़ाइन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिज़ाइन पीरियड क्या होता है। तो डिज़ाइन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके लिए जितने समय के लिए हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। मान लीजिए अगर कोई बिल्डिंग है, तो जनरली हम कोई भी अगर बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका लाइफ पीरियड जो है वो हम 100 ईयर्स का रखते हैं। मतलब कि उस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो 100 ईयर होता है। मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर का या फिर किसी भी चीज़ का हम जितने दिन के लिए डिज़ाइन करते हैं, जितने दिन के यूटिलिटी के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उसे उस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन पीरियड कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, किसी भी स्ट्रक्चर को जितने पीरियड के लिए डिज़ाइन या कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसे उस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन पीरियड कहा जाता है। अब यहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम का बात हो रहा है, क्योंकि हम वाटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो वाटर इंजीनियरिंग में हम जो पढ़ेंगे वो होगा जो भी उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड हम उन सब के डिज़ाइन पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है डैम, क्योंकि हम कहीं भी अगर किसी भी सोर्स से पानी अगर रॉ वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले डैम को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना डैम के हमारे पास उतना वाटर एक बार में कलेक्ट हो ही नहीं पाएगा। जैसा कि आपने देखा बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा वाटर डिमांड होता है। तो उस वाटर डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें जिस सोर्स से हम वाटर लेंगे वहाँ पे हमें डैम क्रिएट करना पड़ता है। तो डैम को जो डैम हम क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस डैम का जो डिज़ाइन पीरियड होगा वो 50 ईयर होगा। उसके बाद डैम के बाद हम बनाते हैं इंटेक वर्क्स। इंटेक एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम डैम से वाटर लेते हैं, और इसी इंटेक स्ट्रक्चर नॉर्मली एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें रॉ वाटर जो है सोर्स यानी डैम, जिसको वहाँ पे डैम बना है, रिजर्वेयर आप कह सकते हैं। रिजर्वेयर से पानी सबसे पहले जो है रॉ वाटर आपका इंटेक स्ट्रक्चर में जाता है, इंटेक में आता है। और इंटेक में आते हुए ये सबसे पहले एक प्री स्क्रीनिंग होता है इसका। पहले ही इसमें जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स या बड़े बड़े जो भी ऑब्स्टिकल्स या फिर बैरियर्स होते हैं,
उन सबको यहीं पे हम स्क्रीन कर लेते हैं, छान लेते हैं, और उसके बाद इस इनटेक में आने के बाद वो वाटर जो है पंपिंग हाउस के द्वारा पंपिंग हाउस में जाता है, और पंपिंग हाउस में मोटर्स के थ्रू वो भेज दिया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसा उसका प्रोसीजर होता है। तो इनटेक जो होता है वो बनाया जाता है 30 ईयर्स के लिए। उसके बाद पंपिंग हाउस बनाया जाता है 30 ईयर्स के लिए, उसका डिज़ाइन पीरियड 30 ईयर होता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स का डिज़ाइन पीरियड 15 ईयर्स होता है। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स का वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स का जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो होता है 15 ईयर्स। पाइप कनेक्शन का 30 ईयर होता है। रॉ वाटर एंड क्लियर कन्वेइंग यूनिट्स, यानी जब हम लोग का वाटर पूरी तरह से ये हो जाएगा, ट्रीटेड हो जाएगा, आपका पूरा वाटर जो है पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा रॉ वाटर, तब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम लोग मेन कन्वेइंग यूनिट या फिर कन्वेइंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम लोग उसका डिज़ाइन पीरियड जो रखते हैं हम वो 15 ईयर रखते हैं। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो हम पाइप के थ्रू उसको वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे टाउन या सिटीज़ में, उसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो होता है 30 ईयर्स का। अब यहाँ पे ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, SSC जेईई, RRB जेईई या फिर कोई भी स्टेट जेईई, उसमें वो पर्टिकुलरली पूछ लेता है बाय नेम कि आप इनटेक स्ट्रक्चर का बताइए कि डिज़ाइन पीरियड कितना होता है। तो ऐसे तो याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन डैम का तो 50 ईयर्स है, तो इसका तो सबसे अलग है। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है 30 ईयर या 15 ईयर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मोटर, उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, उसके बाद आपका ये रॉ वाटर एंड क्लियर कन्वेइंग यूनिट, इन तीनों का ही सिर्फ 15 ईयर है। अब आप जैसे जान सकते हैं कि मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो वहाँ पे तो आपका वो उतना दिन चलेगा नहीं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो इसके ख़राब होने का ज़्यादा आशा होता है, इसलिए हम इसका डिज़ाइन पीरियड जो है वो 15 ईयर रखते हैं। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है, तो वाटर ट्रीटमेंट यानी हम लोग को वाटर को ट्रीट करना है, तो ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये एक ऐसा लिंक है जहाँ पे हमें इसको एक वेल मेंटेन्ड कंडीशन में रखना ज़रूरी है, इसलिए हम इसका भी डिज़ाइन पीरियड जो लेते हैं वो 15 ईयर लेते हैं। और रॉ वाटर एंड कन्वेइंग यूनिट्स जो है, क्योंकि वाटर अब क्लीन हो चुका है और वाटर को हम लोग पूरे सिटी या फिर पूरे टाउन में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन्हीं के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर ये पहले से साफ़ पानी है, अब अगर हम ज़्यादा दिन तक मतलब एक ही स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे तो उसमें कोरोजन होगा और भी अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो इसलिए हम जो है इसको भी डिज़ाइन पीरियड जो है 15 ईयर ही लेते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि मोटर है, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है, और रॉ वाटर एंड क्लियर कन्वेइंग यूनिट का जो है 15 ईयर होता है, और बाकी सबका 30 होता है, और सिर्फ डैम का आपका 50 ईयर होता है डिज़ाइन पीरियड। ठीक है। अब यहाँ पे जो है दिया गया है कि जो हम अभी आप देख चुके हैं कि 1.8 क्यूब क्या होता है। 1.8 क्यूब आपका होता है मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है। तो जो हम डैम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस डैम का या फिर रिजर्वायर का कम से कम इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो पर डे क्या करें, पर डे 1.8 क्यूब वाटर डिमांड फुलफिल कर सके। ठीक है। तो उस डैम की कैपेसिटी है ये। उसके बाद हम लोग का वाटर जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किसके थ्रू जाएगा, मेन पाइप्स के थ्रू जाएगा। तो हमारा जो मेन पाइप हो उसका कैपेसिटी होना चाहिए कम से कम इतना, कितना, मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर, ताकि वो जो है वन सोर्स टू अनदर सोर्स के मतलब पानी पहुंचा सके, वन सोर्स टू अनदर सोर्स। अब हम MMD यानी किसी भी स्ट्रक्चर मतलब इसका जो कैपेसिटी है वो हम 1.8 क्यू यानी मैक्सिमम डेली डिमांड ही क्यों रख रहे हैं। तो इतना हम इसलिए रख रहे हैं ताकि जो हमारा क्योंकि अब हमें ये नहीं मालूम कि MDD कब आ जाएगा, हम लोग का कब मैक्सिमम डेली डिमांड होगा, तो हम अपना स्ट्रक्चर इसी के लिए ही इसी मतलब वैल्यू पे डिज़ाइन करेंगे, ताकि जो हमारा MDD के ताकि हम, क्योंकि इससे अगर छोटा वैल्यू में हमारा वाटर डिमांड है तो हम लोग का फुलफिल हो ही जाएगा, और अगर हम लोग का मैक्सिमम होगा तो हम मैक्सिमम के लिए भी हम लोग को रिज़ल्ट में फेलियर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम हमेशा जो भी अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं वो हम अपने लिमिट्स के लिए करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए करते हैं। ओके। तो हम अपने जो भी हमारा मेन पाइप होता है उसके लिए भी हम 1.8 क्यू कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है।
उसके बाद हम लोग आता है पंपिंग यूनिट्स। तो पंपिंग यूनिट्स में यहाँ पे हम लोग अपने जो पंप हैं उनका हम लोग कैपेसिटी 2Q रखते हैं, मतलब MDD यानी 1.8Q और प्लस सम एडिशनल रिजर्व, कुछ एडिशनल रखते हैं ताकि अगर कहीं पे एडिशनल लग जाए कभी तो उसके लिए रिजर्व में रखते हैं, तो इसलिए हम इस यहाँ पे 2Q कंसीडर करते हैं। ओके, इसके बाद आता है हम लोग का फ़िल्टर और अदर यूनिट्स। तो फिल्टर और अदर यूनिट्स में हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस सम एडिशनल रिजर्व रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम जो फिल्टर एंड अदर यूनिट्स हैं उनके लिए जो फिल्टर एंड अदर यूनिट्स का जो हम कैपेसिटी रखते हैं वो हम रखते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस सम एडिशनल रिजर्व यानी 2Q। मतलब क्या कि पंपिंग यूनिट और फिल्टर एंड अदर यूनिट्स का जो हम वाटर डिमांड की कैपेसिटी रखेंगे वो हम 2Q रखेंगे। ओके, यहाँ पे हम कुछ सम एडिशनल रिजर्व ले रहे हैं क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जब कोइंसिडेंट ड्राफ्ट निकाला था, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो होता है वो आपका कितना होता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट आपका होता है MDD प्लस फायर डिमांड। तो यहाँ पे हम फायर डिमांड कब हम लोग का आ जाए हम लोग को ये भी नहीं पता, कब हम लोग का फायर डिमांड की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे सम एडिशनल रिजर्व रखते हैं। फॉर फ्यूचरिस्टिक टाइम के लिए हम एडिशनल रिजर्व रखते हैं, तो वहाँ पे हम आपका जो कैपेसिटी रखेंगे वो 2Q रखेंगे। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी जिस सिस्टम के थ्रू हम टोटल सिटी या फिर टाउन में वाटर को अवेलेबल कराएंगे, ठीक है, उसका हम कैपेसिटी जो रखेंगे वो टोटल ड्राफ्ट रखेंगे। टोटल ड्राफ्ट क्या होता है, तो मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट एंड पीक आवरली डिमांड, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होता है वो हम लोग का टोटल ड्राफ्ट होता है। और इसी के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं ताकि हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन यानी कब MDD प्लस फायर डिमांड के लिए भी तैयार रहे। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अगर हम किसी भी सिटी या फिर टाउन के लिए अगर हम वाटर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 1 साल या फिर 2 साल के लिए या फिर सिर्फ इसी साल के लिए कर रहे हैं। हम जब भी वाटर सप्लाई सिस्टम या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो आपके डेकेड्स के लिए बनता है, मतलब दशकों के लिए बनता है। और वाटर सप्लाई सिस्टम जो नॉर्मली अभी आपने डिज़ाइन पीरियड देखा, तो नॉर्मली जो है वहाँ पे 30 ईयर्स 15 ईयर्स ऐसे बात हो रही थी। तो कम से कम हम अगर हम कोई वाटर सप्लाई सिस्टम बनाएंगे तो हम कम से कम लेके चलेंगे कि हाँ 30 ईयर्स का जो उसका डिज़ाइन पीरियड है वो तो रहेगा ही। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी सिटी या फिर किसी भी टाउन का पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ना ही है। पॉपुलेशन हम कितना भी करें, पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ना है। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं कि हाँ भाई 3 डेकेड्स में यानी 30 साल में किसी सिटी या फिर टाउन का जो है पॉपुलेशन कितना होने वाला है, यानी 3 साल में यानी 30 ईयर में आपका आखिर चल के किसी सिटी का जो वाटर डिमांड होगा वो कितना होगा, इसको पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किस चीज़ों पे इफेक्ट करता है, इसके कौन से मेन फैक्टर होते हैं, तो इसके बेसिकली 3 मेन फैक्टर होते हैं। पहला बर्थ, मतलब उस सिटी या फिर उस टाउन में कितना बर्थ हो रहा है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा डेथ, वहाँ पे कितने आदमी की मृत्यु हो रही है। तीसरा माइग्रेशन, माइग्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। माइग्रेशन मतलब होता है कि कोई आदमी अगर जैसे एक होता है कि लोग आके बस जाते हैं, या फिर अगर कोई सिटी है, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, मुंबई या फिर दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, तो आपके बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं वहाँ पे आपके इंडस्ट्री अवेलेबल हैं, और इंडस्ट्री अवेलेबल हैं तो वहाँ पे बाहर के लोग, अदर स्टेट्स के लोग, अदर टाउन अदर सिटीज़ के लोग भी आते हैं और वहाँ पे आके काम करते हैं और वहाँ पे रह जाते हैं। तो उनके डिमांड को भी तो हमको कंसिडर करना है, क्योंकि अगर उनको कंसिडर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा डिडक्शन हो जाएगा हमारे डिज़ाइनिंग में। ओके, तो उस ये भी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है। उसके बाद आता है आपका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो भी मेथड होते हैं वो, तो आपको हम नॉर्मली 6 मेथड का यूज़ करते हैं, इससे भी ज़्यादा मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे हम 1 2 3 यानी ये 3 मेथड जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेथड्स तो ग्राफिकल मेथड भी बहुत यूज़ होता है, लेकिन न्यूमेरिकल भी या फिर जो SSC JEE के एग्ज़ाम के व्यू से देखें तो 3 का ही ज़्यादा यूज़ होता है, यानी ये 3 पे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं।
ठीक है। पहला है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड, दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड, तीसरा है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, चौथा है आपका ग्राफिकल मेथड, पांचवा है आपका मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड, और छठवा और लास्ट द लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ठीक है, और हम इन छः के बारे में अब आगे बात करेंगे। तो पहला है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड उन सिटीज़ या फिर उन टाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है जो पहले से ही डेवलप्ड हो चुके हैं, बड़े हैं और ओल्ड हैं। मतलब ओल्ड मतलब कि वो डेवलप हो चुके हैं, ओल्ड करने का मतलब डेवलप हो चुके हैं, अब उनमें और किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे आप नोएडा को जानते हैं, नोएडा एक डेवलपिंग सिटी है, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर मुंबई है तो मुंबई पहले से डेवलप हो चुकी है, वहाँ पे अब किसी तरह का डेवलपमेंट अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड जो है हम लोग इसके लिए ओल्ड एंड लार्ज सिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन होता है, इसमें जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन होता है फ्रॉम डेकेड टू डेकेड, वो हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। इस लाइन पे ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डेकेड टू डेकेड इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्ग वर्ड इज दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ओनली इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कि पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ओके, यहाँ पे पी एन जो है आपका जो भी जिस भी ईयर का आपको पॉपुलेशन निकालना है वो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। ओके, यहाँ पे आप एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम डिकेड्स की बात कर रहे हैं, नॉट ईयर। ऐसा क्यों? तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब जो भी सेंसस पॉपुलेशन निकालता है, जो भी हम लोग पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, वो बेसिकली 10 ईयर्स पे होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो हम लोग के इंडिया का जो पॉपुलेशन कैलकुलेट हुआ था वो हुआ था 2011 में। ठीक है, क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो अब तक भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर पॉपुलेशन में बनते हैं, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं वो आपके सेंसस पॉपुलेशन कैलकुलेशन 2011 को बात की जाती है, इसको कंसिडर किया जाता है। तो अब इसके बाद कब होगा? 2021 में, और ये नहीं हुआ क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हर डेकेड के बाद जो है आपका पॉपुलेशन कैलकुलेट होता है, तो इसलिए यहाँ पे डेकेड की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे वो डेकेड्स में करेंगे। तो इसीलिए हम जो है जो भी पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं वो डिकेड्स में कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड की। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला आता है वो ये होता है पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। आप इसको एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई सिटी है या फिर कोई टाउन है जिसका पॉपुलेशन 1980 में 200,000 था। यहाँ पे पॉपुलेशन 1000 में 200,000 था। 1990 में यानी एक डेकेड के बाद जो आपका पॉपुलेशन हो गया वो कितना हो गया? 210,000 हो गया। उसके बाद आपका जो फिर से एक डेकेड बाद यानी 2000 में आपका 220,000 हो गया पॉपुलेशन। फिर 2010 में 280,000 हो गया। फिर 2020 में आपका 300,000 पॉपुलेशन हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप अगर यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हर डेकेड के बाद जो है आपका कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, आप उसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप 1980 टू 1990 में जो आपका पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आया है वो कितना है? 10,000 का इंक्रीज़ आया है। उसके बाद 1990 से 2000 के बीच में कितना इंक्रीज़ आया है? फिर से 10,000 का इंक्रीज़ आया है। उसके बाद 2000 से 2010 के बीच में कितना इंक्रीज़ आया है? तो उसके बाद आपका इंक्रीज़ आया है 60,000। उसके बाद 2010 से लेकर 2020 तक कितना इंक्रीज़ आया है? तो यहाँ पे आपका 20,000 का इंक्रीज़ आया है। तो अब आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको 2030 या फिर 2040 का अगर आपको पॉपुलेशन फाउंड आउट करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये जो डिफरेंस इंक्रीज जो पर डेकेड पे कितना इंक्रीज हुआ है वो आप आपने जो निकाला है उसका आप एवरेज निकालोगे, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 20 अपॉन कितना 4, क्योंकि ये 4 डेकेड्स के अंतर का ये है इंक्रीमेंट है। तो आप यहाँ पे एक्स बार को फाइंड आउट कर लोगे, आपका एक्स बार कितना आ गया 25, यानी
ऑन एन एवरेज आपका 25,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है पर डेकेड। तो अगर आपको 2030 का अगर आपको पॉपुलेशन बताना है तो आप क्या करोगे, 2000 यानी P 2030 इज इक्वल्स टू आपको P नॉट प्लस एन एक्स बार होगा। यहाँ पे आपका P नॉट आप कौन लोगे, इसके पहले आपका जो मालूम होगा यानी 2020। ओके, ये मतलब 2020 का जो पॉपुलेशन है वो 2020 का पॉपुलेशन कितना है 300,000 प्लस एन एक्स बार। एन मतलब इस 2020 के कितने डिकेड्स यानी कितने टर्म बाद, तो कितने टर्म बाद, तो यहाँ पे हम एक डेकेड ले रहे हैं, वन टर्म है वन डेकेड, तो आप यहाँ पे वन लेंगे। उसके बाद एक्स बार आपका कितना है, आपका एक्स बार है 25, तो आप यहाँ पे 25 रखोगे। तो यहाँ पे इसके थ्रू आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा 325, यानी 2030 में जो आपका पॉपुलेशन होगा वो 325,000 होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू अगर आप निकालते हैं तो। उसके बाद अगर वही 2040 में निकालना हो तो आप क्या करोगे, तो आप फिर से 2040 2040 का अगर आपको निकालना है तो फिर आप P नॉट प्लस एन एक्स बार होगा। P नॉट में आप किसको लेंगे, आप P नॉट में लेंगे 300 यानी 2020 का, तो 2020 में पॉपुलेशन कितना था 300,000 प्लस, अब आप यहाँ पे n कितना लेंगे, n लेंगे आप 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डेकेड्स की बात कर रहे हैं, नहीं 2 डेकेड्स बाद की 2 टर्म आ जा रहा है, 2020 टू 2030 वन टर्म, फिर 2030 टू 2040 यानी सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे आप 2 डेकेड्स की बात करते हैं, यहाँ पे 2 लेंगे। उसके बाद जो आपका एक्स बार निकला हुआ है वो आपका कितना है 25, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 350,000। तो आप ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू पॉपुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात थी ये जो बात थी वो थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड की। ये आप याद रखिए, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ओल्ड एंड लार्ज सिटीज़ के लिए। और इसमें क्या करते हैं हम, इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डेकेड टू डेकेड, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देखें हमने एवरेज ले लिया, तो आपका ऑन एन एवरेज इतना बढ़ता है तो हमने उसको कांस्टेंट कर लिया। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड में क्या होता है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड में हम इसमें क्या करते हैं, ये न्यू और यंगर सिटीज़ के लिए, किसके लिए, न्यू और यंगर सिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही हाई रेट पे एक्सपैंड कर रहे हो। मतलब ये डेवलपिंग सिटीज़ के लिए या फिर डेवलपिंग टाउन के लिए यूज़ किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड, ये डेवलप्ड सिटीज़ के लिए, ओल्ड एंड लार्ज सिटीज़, मतलब ओल्ड है तो इसका मतलब पहले से ही डेवलप हो चुकी होंगी, ठीक है। तो और जियोमेट्रिक इसमें न्यू यंगर यानी जो नए सिटीज़ हैं, जो अभी यंगर हैं, मतलब जो अभी डेवलप हो रही हैं, जो बहुत हाई रेट से डेवलप हो रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं अपने आप को, उनको हम उनकी जो पॉपुलेशन है उनमें वाटर सप्लाई सिस्टम लगाने के लिए जो हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे वो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड के थ्रू करेंगे। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड को हम लोग कंपाउंडिंग रेट मेथड या फिर यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी कहते हैं। कंपाउंडिंग रेट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड का यहाँ पे एक यहाँ पे हम सिर्फ इंक्रीज़ की बात कर रहे थे, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन की, लेकिन यहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करेंगे। आप देख सकते हैं आप क्या लिखा है, इन दिस मेथड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, व्हाट, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डेकेड टू डेकेड इज कंसिडर्ड कांस्टेंट। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें हम कहते थे कि अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपकी पॉकेट मनी है और वो रोज़ 10 रुपये बढ़ती है, ठीक है, तो आपको पहले दिन कितने मिले 100 मिले, दूसरे दिन कितने मिले 110 मिले, तीसरे दिन कितने मिले 120 मिले, चौथे दिन कितने मिले तो 130 मिले। ये हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इंक्रीज को कांस्टेंट कर दिया। लेकिन वहीं पे अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड में देखें तो यहाँ पे हम जो है यहाँ के परसेंटेज इंक्रीज को कांस्टेंट करते हैं। मतलब कि अगर कोई कहे कि आपका 10% जो है जो भी आपकी पॉकेट मनी है या फिर सैलरी है, अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले दिन आपको कितना मिला 100 रुपये मिला, तो 100 रुपये का 10% बढ़ेगा तो कितना दूसरे दिन मिलेगा 110 रुपये मिलेगा। उसके बाद तीसरे दिन जो है वो अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको 110 का 10% बढ़ेगा, यानी आपको 121 रुपये मिलेंगे, यानी 11 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। और अगर अगले दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर 121 का 10% बढ़ेगा, यानी आपको
समथिंग 130 टू 133 अप्रॉक्स 133 रुपीज़ मिलेंगे। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपने कितना डिफरेंस आने लगा अगर आप परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करें और सिर्फ इंक्रीज़ की बात करें तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इनके बीच की जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी अंतर हैं, उनको हम समझ के रखें। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हम मेन चीज़ है, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। और एक और चीज़ कि इस मेथड को यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड को ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल GOI मैनुअल जो है वो कंसिडर करता है वाटर सप्लाई सिस्टम में पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो PN इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस आर बाई 100 पे होल पावर n। मतलब क्या? PN इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस आर अपॉन 100 पे होल पावर n। इसमें क्या है? PN वही चीज़ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, आपको जिस ईयर का पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है वो है। P0 तो पॉपुलेशन इन लास्ट डेकेड, जो भी आपका लास्ट डेकेड का पॉपुलेशन है जो आपको पहले से पता है। फिर आर परसेंटेज इंक्रीज़ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। एन क्या है? एन है आपका नंबर ऑफ डेकेड्स, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ डेकेड्स के बाद का पॉपुलेशन चाहिए। यहाँ पे अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा एक ये था एक्स बार, वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN अपॉन एन, यानी जनरली हम क्या कर रहे थे? एवरेज ले रहे थे। तो ये था इंक्रीज़ का एवरेज लेना। और यहाँ पे जो हम एवरेज लेंगे, यानी यहाँ पे जो हम आर लेंगे परसेंटेज इंक्रीज़, वो आर हम कैसे लेंगे? तो वो हम ऐसे लेंगे कि पहले ईयर का जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो इंटू दूसरे पहले डिकेड में जो आपका परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है वो इंटू सेकेंड डिकेड में आपका कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है, इंटू थर्ड डिकेड में आपका कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन सब का हम मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे? जितने टर्म्स होंगे उतने का रूट कर देंगे। ओके, तो आप इसको भी क्वेश्चन से समझ सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं मालूम है कि यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन 1980 में आपका 200,000 पॉपुलेशन है, और 1990 में आपका 210 है, 2000 में आपका 220,000 है, 2010 में आपका 280 है, और 2020 में आपका 300,000 पॉपुलेशन है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले इसमें का निकालेंगे कि आपका इंक्रीज़ कितना हो रहा है। आपको मालूम चलेगा कि इंक्रीज़ कितना हो रहा है। अब आप क्या करेंगे कि आप इन इंक्रीज़ में से, जैसे यहाँ पे 10,000 का इंक्रीज़ हुआ है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है? तो 10 अपॉन 200 इंटू 100। तो आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे आपका 5% का इंक्रीज़ हुआ है। अब फिर से कितना इंक्रीज़ हुआ है? 10,000 का इंक्रीज़ हुआ है। तो अब आपका कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? तो 10 अपॉन कितना का? 210 इंटू 100। तो अब आपका कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 100/21% का। ओके, अब उसके बाद ऐसे ही हम सबका परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5% इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 121% इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे आपका कुछ और मान लीजिए एक्स इंक्रीज़ हुआ होगा, x%, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे y% इंक्रीज़ हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे? आर को फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट में आर मान लीजिए 5, क्योंकि आपको पहला R1 जो है 5 मिला, इंटू सेकेंड आपको मिला 100/21, थर्ड आपको x मिला, फोर्थ आपको y मिला। जितना टर्म होंगे उतना पे हम लोग उतना का रूट निकालेंगे। ओके, अगर ये यहाँ पे 3 टर्म्स होते तो हम क्यूब रूट निकालते, अगर ये 2 टर्म होते तो यहाँ पे हम उसका स्क्वायर रूट निकालते, अगर यहाँ पे n टर्म होंगे, ओके, अगर यहाँ पे n टर्म होंगे तो हम यहाँ पे n टाइम्स का रूट निकालेंगे। तो इस ऐसे हम लोग यहाँ का जो है r फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड का r फाइंड कर सकते हैं, यानी परसेंटेज इंक्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो अगर आपको मान लीजिए आपका आर हम लोग ने निकाला इसके थ्रू, और आर आपका आ गया 5%। ओके, और तो आपको अगर अब निकालना है 230 का अगर अब आपको पॉपुलेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे? P 2030 इज इक्वल्स टू P 2020 का आपको मालूम है। ओके,
तो P2020 का कितना है 300,000 और 1 प्लस R आपका कितना है 5/100 पे पावर 1 होगा। क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सिंपली डेकेड्स की बात करते हैं यहाँ पे टाइम में, तो यहाँ पे सिर्फ 1 डेकेड का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 टर्म का हम लोग कर रहे हैं, तो 1 टर्म तो यहाँ पे बस 1 हो जाएगा पावर में। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 2030 का पॉपुलेशन आ जाएगा। अगर ऐसे आपको 2040 का निकालना हो तो आप क्या करते, तो आप वही करते 2040 अब 2020 में कितना पॉपुलेशन था 300, लास्ट नोन पॉपुलेशन 300, 1 प्लस फिर 5/100, ये हमने आर निकाल के रखा है। और यहाँ पे जो आपका पावर होता है वो कितना होता है 2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डेकेड्स का डिफरेंस हो जा रहा है, यानी आपको सेकेंड टर्म निकालना है। ओके, तो ऐसे हम लोग 2040 का निकाल सकते हैं। तो ये मेथड हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड। और यहाँ पे जैसा कि मैंने भी आपको बताया, फील्ड इंजीनियर्स जो हैं वो एडॉप्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड, फील्ड इंजीनियर्स। और जो GI यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, GOI मैनुअल, वो वाटर सप्लाई मेथड के लिए हम लोग को ज्योमेट्रिक मेन मेथड यूज़ करने का एडवाइस देता है या सजेस्ट करता है। अब आपका हो गया थर्ड मेथड है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में ये मेथड जो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड, यानी दोनों प्रोग्रेशन मेथड का जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड है उसमें आपका पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है। तो आप अगर कोई क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, 3 मेथड है, और तीनों मेथड से अगर हम किसी सिटी का पॉपुलेशन फाइंड आउट करें तो उसको हम तो तीनों का पॉपुलेशन में कैसा आएगा, तो सबसे कम आएगा आपका अरिथमेटिक से, उसके बाद आएगा आपका उसके बाद मतलब सबसे कम आपका अरिथमेटिक आएगा, उससे बड़ा आपका होगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज का। ओके, उसके बाद आपका सबसे बड़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड का। यानी क्या कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में आपका जो वैल्यू फाइंड आउट होगा, जो पॉपुलेशन मिलेगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड के बीच का वैल्यू होगा। ओके, और इस मेथड में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज को हम लोग फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज को कांस्टेंट लेते थे, और वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज को कांस्टेंट लेते थे। यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज को कैरी आउट करते हैं। अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज को, सॉरी, तो PN या इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PN यानी जिस ईयर का आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, PN इज इक्वल्स टू P0 लास्ट नोन पॉपुलेशन प्लस NX बार प्लस N+1/2 इंटू Y बार। अब ये जो है जैसा कि मैंने आपको बताया इंक्रीमेंटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो आपको इस फॉर्मूला से साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ आपको मालूम होगा कि एक्स बार तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे फाइंड आउट करना है, अब बारी है वाई बार को जानने की। तो इसी क्वेश्चन में हम जानेंगे कि कैसे वाई बार फाउंड आउट कर सकते हैं, फिर इस मेथड के थ्रू हम लोग कैसे पॉपुलेशन फाउंड आउट कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप क्योंकि मैं इसको 2 बार बता चुका हूँ तो अब मैंने बताऊँगा इसको, अब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मालूम है कि यहाँ पे 10 इंक्रीज जो हो रहा है वो 10,000 का, यहाँ पे भी 10,000 का, यहाँ पे 60,000 का, यहाँ पे 20,000 का इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो इंक्रीज हो गया, तो हम इसका अगर वैल्यू इसका हम एवरेज निकालें तो हम लोग को एक्स बार मिल जाएगा। आपको मालूम है अगर हम इसका एवरेज निकालें इसका अगर हम एवरेज निकालें तो आपको एक्स बार मिल जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट। ओके, लेकिन अब जैसे हमको मालूम है कि हर साल अगर मान लीजिए आपकी कोई पॉकेट मनी है, तो पॉकेट मनी आपको पहले दिन मिलती है 100 रुपये, फिर आपको मिलती है 110 रुपये, फिर आपको मिलती है 121 रुपये, फिर आपको मिलती है 130 रुपये, फिर आपको मिलती है 140 रुपये, नहीं 149 कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको कितना बढ़ा, यहाँ पे आपको बढ़ा 10, यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा 11, यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा आपका 9, यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे आपका बढ़ा 19। तो आप ये तो आपका होगा कि कितना बढ़ा, तो आप इसका एवरेज निकाल लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका एक्स बार कितना है। ओके, मतलब एवरेज इंक्रीज कितना है आपका, ये आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मालूम करना है, मतलब इस इंक्रीज में भी कितना इंक्रीज हुआ, तो आप देख सकते हैं कि पहले दिन आपका 10 रुपया बढ़ा। ठीक है, पहले दिन कितना रुपया बढ़ा, 10 रुपया बढ़ा, लेकिन उसके अगले दिन आपका कितना बढ़ा, 11 रुपये बढ़ा, मतलब आपका
₹1 का इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज़, यानी इंक्रीज़ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ओके? तो यहाँ पे +1 हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है? -2 हुआ है, हाँ? मतलब पहले दिन यहाँ पे ₹11 बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ₹9 बढ़े हैं, तो इसका मतलब आपका प्रोग्रेस में क्या हुआ है? डिडक्शन हुआ है, यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा। फिर क्या हुआ है? फिर यहाँ पे आपका कितना हुआ है? यहाँ पे आपका एक मिनट, यहाँ पे ₹11 बढ़ा था, यहाँ पे आपका ₹9 बढ़ा था, तो यहाँ पे -2 हुआ। अब यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे ₹19 बढ़ा है, ओके? तो ₹19 बढ़ा है, मतलब आपका यहाँ पे ₹19 यहाँ पे बढ़ा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका ₹10 का इंक्रीमेंट हुआ है, ओके? यहाँ पे आपका ₹10 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे +10 हो गया। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज़, मतलब आपके इंक्रीज़ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो हम उसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ में एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ कहेंगे। जैसे देख सकते हैं, +1 -2 और फिर +10, ओके? तो आप इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? +10 और +10 +1 +11 और -2 मतलब +9। आपका +9 जो है एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ है, यानी y बार का जो वैल्यू है वो कितना है? +9 है। आप यहाँ पे अगर इसमें अगर आप जानना चाहें, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पहले डिकेड और दूसरे डिकेड में जो पहले डिकेड में जो आपका इंक्रीज़ हुआ था वो कितना होता है? 10 हुआ था, और दूसरे डिकेड में भी आपका इंक्रीज़ जो हुआ था वो कितना होता है? 10 हुआ था। मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 0। अब तीसरे डिकेड में आपका कितना हुआ था? 60 का इंक्रीज़ हुआ था। मतलब यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ है? 50 का इंक्रीमेंट हुआ है। 60 का इंक्रीज़ हुआ था, तो 50 का इंक्रीमेंट हुआ है। या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि आपको इसमें से पिछले वाले को घटा देना है, यानी इसमें से पिछले वाले को घटाएँगे तो आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ मालूम चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 50 का इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है? इंक्रीज़ निकल जा रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट मैं कहना चाह रहा था, ठीक है? और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे फिर आपका 20 का ही इंक्रीज़ हुआ है, 20 इंक्रीज़ हुआ है, 20,000 का। तो आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है? -40 का हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपका 60 पहले इंक्रीमेंट हुआ था। पहले 60 इंक्रीज़ हुआ था, मतलब 50 का इंक्रीमेंट हुआ था, 50,000 का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20,000 का ही इंक्रीज़ हुआ है, मतलब आपका 40 का जो इंक्रीमेंट है वो -40 हो गया है। आप इसको पिछले वाले में से माइनस करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का, यानी 0, 50 और -40 का अगर आप एवरेज निकालेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वही आपका वाई बार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वाई बार जो है 3.33 है। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ओके? पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस 1/2 इंटू वाई बार, ओके? तो यहाँ पे आपका एक्स बार का वैल्यू आपको मालूम है, वाई बार का वैल्यू मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन आपका जो है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ डिकेट्स है, कि आपको कितने डिकेट्स बाद का पॉपुलेशन चाहिए, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पी नॉट आपका लास्ट नोन जो पॉपुलेशन है वो है, और पी एन जो है आपका प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, जो जिस ईयर का आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की बात। अब हम बात करेंगे अगले मेथड की, जो है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपका ग्राफिकल मेथड में भी आपके दो तरह के मेथड होते हैं। पहला होता है सिंपल ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। तो सिंपल ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, इसमें हम जनरली जो है किसी भी अगर टाउन का आपको सिंपल ग्राफिकल मेथड के थ्रू पॉपुलेशन निकालना है, तो आपको ऐसे मालूम होगा कि हाँ 1980 में इसका पॉपुलेशन कुछ था, 1990 में इसका पॉपुलेशन कुछ था, 2000 में इसका पॉपुलेशन कुछ था। तो आप इन टाइम्स के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ओके? और ग्राफ प्लॉट करके उसके बाद हम, अगर आपको यहाँ तक मिल गया है, 2000 तक का पॉपुलेशन यहाँ पर मिल गया है, ओके, तो आप क्या करेंगे, 2010 में भी इस ग्राफ को आगे बढ़ा के, ठीक है, आप इस ग्राफ को आगे बढ़ा के स्लाइटली आप अगले ईयर का, अगले डिकेड का पॉपुलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया सिंपल ग्राफ मेथड की बात। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि सिंपल ग्राफिकल मेथड में जनरली जो है टाइम और पॉपुलेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ के अकॉर्डिंग फ्यूचर पॉपुलेशन प्लॉट कर लेते हैं। अब होता है कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, तो इसमें जो है सिमिलर सिटीज़ जो कि सेम कंडीशन और सेम कैरेक्टरिस्टिक की होंगी। जैसे मान लीजिए बैंगलोर है, तो बैंगलोर एक ऐसा सिटी है जिसमें जो आपके आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के इंडस्ट्रीज़ में बहुत आगे है। तो अगर कोई ऐसा सिटी है, ठीक है, जो
आईटी के ही मामले में आगे था, ठीक है? जो पहले से जो डेवलप हो चुका है और अभी बैंगलोर डेवलप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसका पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है कि हाँ, आगे चल के इसका पॉपुलेशन कैसे हो सकता है, तो हम सेम कंडीशन और सेम कैरेक्टरिस्टिक के किसी और सिटी को उठाएँगे, ठीक है? जितने भी सिटी होंगे हमारे पास, उन सबको हम उठाएँगे और उन सबका ग्राफ प्लॉट करेंगे कि हाँ, इन सिटीज़ का पहले ऐसे-ऐसे हुआ था। इस सिटी ए मान लीजिए ए सिटी का ऐसे हुआ था, बी सिटी का ऐसे हुआ था, सी सिटी का ऐसे हुआ था। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि बैंगलोर का कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये और इन चारों बैंगलोर का और इन एबीसी का सबका जो कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक है सेम है। यानी कंडीशन मतलब हम यहाँ पे हर तरह की कंडीशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो वेदर कंडीशन हो, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, या फिर वो मिनरलिक कंडीशन हो कि वहाँ पे कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, कैसा वेदर कंडीशन है, कैसे लोग हैं वहाँ पे। इन सब चीज़ों को हम लोग कंडीशन में लेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक में कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कैसी अवेलेबल हैं, आईटी इंडस्ट्री अवेलेबल है या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री अवेलेबल है, इन सबको देख के। उसके बाद हम इन सबको निकालने के बाद हम एक निकालेंगे मीन, जो इन इन तीनों का ए बी सी का जो है एक हम मीन ग्राफ निकालेंगे, ठीक है? एक मीन ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे और इस मीन ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बैंगलोर का चाहें तो या फिर किसी भी सिटी का हम लोग चाहें तो पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्वाइट सेटिस्फैक्टरी भी होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिमिलर cities of same condition and characteristic which have grown in past is studied and their graph is plotted and then mean graph is plotted, okay, and their mean graph is plotted which is very quite satisfactory, okay। अब ये हो गया ग्राफिकल मेथड की बात। अब आपका आता है मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड। तो मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड में क्या होता है, हम किसी सिटी को जो है जोन या फिर जोन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? इसमें हम किसी सिटी को जोन में डिवाइड कर देते हैं और इसमें हम जो किसी सिटी या फिर किसी टाउन का जो पॉपुलेशन है या फिर किसी भी सिटी या फिर टाउन के जोन के पॉपुलेशन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि मान लीजिए अगर दिल्ली है तो दिल्ली ये चाहे तो उस अपनी दिल्ली को आप जोन में डिवाइड कर दें या फिर पूरी दिल्ली। तो अगर आप देखें तो अगर दिल्ली में अगर आप 4 ज़ोन बनाते हैं, ए ज़ोन, बी ज़ोन, सी ज़ोन एंड डी ज़ोन, तो आप कह सकते हैं कि ए ज़ोन की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बी ज़ोन की पॉपुलेशन 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सी ज़ोन की पॉपुलेशन इतने लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे या फिर आप टोटल कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली की पॉपुलेशन जो है इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो मेथड है वो बिग और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पे आपको जो मतलब पॉपुलेशन है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू कंट्रोल की जाती है, ठीक है? तो इसमें सिर्फ वही पॉपुलेशन या फिर वही मतलब पॉपुलेशन अलाउ की जाती है, परमिट दी जाती है, जो कि मास्टर प्लान या फिर वहाँ के जहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन फिक्स करते हैं उसे हम मास्टर प्लान कहते हैं कि हाँ, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो यहाँ का पॉपुलेशन है वो इतना फिक्स्ड है, मतलब हम यहाँ पे इतने आदमी का ही सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, ओके। तो बिग एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। जो भी बड़ी या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं इन अ प्लान्ड मैनर, ओके। इन अ प्लान्ड मैनर मतलब पहले ही प्लान की गई होती है कि इतने पॉपुलेशन के लिए करना है। ओनली दोज एक्सपेंशंस आर अलाउड, ओनली और उतना ही सिर्फ अलाउ किया जाता है, ओके, उतना ही परमिट मिलता है, ठीक है। विच आर पर्पज इन मास्टर प्लान एंड द पॉपुलेशन आर ऑल्सो फिक्स्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ का पॉपुलेशन फिक्स होता है पहले, और जितना मास्टर प्लान में होता है, जितना वहाँ पे पहले ही प्लान किया गया रहता है कि हाँ इस जोन का इतना पॉपुलेशन होना चाहिए और यहाँ पे इतने के लिए ही हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, तो उतने के लिए ही हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मास्टर प्लानिंग और जोनिंग मेथड। अब आपका आता है द रेशियो मेथड और अपोर्शनमेंट मेथड। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस मेथड में हम लोग जो भी सिटी होता है, अगर कोई मान लीजिए सिटी ए है, तो उस सिटी का जो पॉपुलेशन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि वो किसी वो होल कंट्री के कितना परसेंट पॉपुलेशन है। जैसे आप कह सकते हैं कि दिल्ली है, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि दिल्ली की पॉपुलेशन को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम जानते हैं कि इंडिया का कितना पॉपुलेशन है, 121 करोड़। तो हम क्या करेंगे कि इस ए का मतलब सिटी ए का जो पॉपुलेशन है वो होल कंट्री, होल इंडिया यानी 121 करोड़ का कितना परसेंट पॉपुलेशन कैरी करता है, ठीक है। तो इन मतलब इस तरह से हम उस सिटी के जो पॉपुलेशन है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उस सिटी और कंट्री के पॉपुलेशन के बीच का जो है
एक रेशियो फाइंड आउट करते हैं और उस रेशियो के हेल्प के थ्रू ही हम जो है उस सिटी का पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं, फ्यूचर के पॉपुलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो इन दिस मेथड द सिटीज सेंसस पॉपुलेशन रिकॉर्ड इज एक्सप्रेस्ड, मतलब जो सिटी के जो सेंसस पॉपुलेशन है उसको हम लोग जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड है उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द होल कंट्री, तो मतलब टोटल कंट्री का वो कितना परसेंट पॉपुलेशन है। उसके बाद हम वहाँ के द रेशियो ऑफ लोकल पॉपुलेशन एंड नेशनल पॉपुलेशन इज वर्कड आउट एंड अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन दोज रेशियोज एंड टाइम एंड एक्सटेंडेड अप टू डिज़ाइन पीरियड। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उस सिटी और कंट्री के बीच का जो है के बीच के पॉपुलेशन का रेशियो निकालते हैं और विथ टाइम के रिस्पेक्ट में कि हाँ 90-80 में इनका रेशियो कितना था, तो इनका रेशियो 0.8 था, और उसके बाद 90 में कितना रेशियो हुआ, तो इतना हुआ, तो अब 2000 में रेशियो कितना होगा। तो हम इस टाइम के साथ मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो है ये रेशियो फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद इस रेशियो और टाइम के हेल्प के मतलब इन दोनों के बीच में जो है एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ के हेल्प से हम लोग जो डिज़ाइन पीरियड का हमारा पॉपुलेशन होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। डिज़ाइन पीरियड तो हमने आपको बता ही रखा है कि जितने टाइम के लिए आपको किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है, मतलब जितने टाइम के लिए आपको उसकी यूटिलिटी चाहिए। अब आता है द लॉजिस्टिक कर्व। द लॉजिस्टिक कर्व मतलब लॉजिस्टिक कर्व मेथड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो मेथड है वो पीएफ वरहल्स्ट, ये जो मेथड है वो पीएफ वरहल्स्ट के द्वारा फाइंड आउट किया गया था। इसमें क्या करते हैं हम जो है लॉग जो आपका लॉग ग्राफ होता है, लॉग ग्राफ, उस लॉग ग्राफ में हम लोग इस मेथड में हम लोग लॉग ग्राफ में प्लॉट करते हैं ग्राफ। ओके, इसमें इस मेथड में हम लोग लॉग ग्राफ आता है एक, जिसमें आपका यहाँ जैसे एक होता है ग्राफ की जिसमें हम लोग नॉर्मली एक्स और वाई होता है, तो उसमें आपके खाने बने होते हैं। एक होता है लॉग ग्राफ जिसमें जिसमें जो भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसको हम लोग लॉग में प्रेजेंट करते हैं। तो उस लॉग ग्राफ में जो आपका कर्व बनता है, फिर जो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग वही लॉजिस्टिक कर्व के मेथड मतलब लॉजिस्टिक कर्व को फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग उस मतलब इस ऐसे हम इसका पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इसका वैसे ये जो मेथड है वो काफ़ी टफ होता है, ये जनरली एई के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको बस जानना है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट इज गिवन बाय, तो यहाँ पे जो आपका जो फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम लोग लॉजिस्टिक कर्व मेथड के हेल्प से फ्यूचरिस्टिक जो आपका यानी जो भी आपका पॉपुलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं, वो इस मेथड के इस फार्मूला के थ्रू करते हैं। P इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन 1+m log e पावर -1 NT। ओके, यहाँ पे पी एस क्या है, तो सैचुरेशन पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब कि पूरे पॉपुलेशन जो है वो पूरा भर चुका है, मतलब इतने पॉपुलेशन के लिए ही, जैसे हमने बताया था मास्टर प्लान में आपका मास्टर प्लान या फिर जोनिंग मेथड में जितना पॉपुलेशन आपको दिया होगा, ठीक है, कि हाँ हमें 10 लाख ही चाहिए, कितना चाहिए, 10 लाख ही चाहिए, तो 10 लाख भर जाएंगे। अगर उस सिटी में 10 लाख जो है पॉपुलेशन हो गया तो हम कहेंगे कि वो जो सिटी है वो अब क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक है, तो पी एस आपका सैचुरेशन पॉपुलेशन है, पी आपका पॉपुलेशन है एट एनी टाइम टी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब हम लोग जैसे लास्ट नोन जो है, लास्ट नोन पॉपुलेशन वो है। पी नॉट जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व है। ओके, तो पी है जो मतलब पी आपको फाइंड आउट करना है, क्या है, पी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पी एस आपका सैचुरेशन पॉपुलेशन है और पी नॉट क्या है, आपका स्टार्टिंग में यानी लास्ट नोन पॉपुलेशन ये है। ठीक है, पी है सैचुरेशन पॉपुलेशन, पी आपको फाइंड आउट करना है, पी नॉट आपका जो आपको लास्ट नोन है वो है। और यहाँ पे जो एम आपको दिख रहा है ये वो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या है, पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। क्या है, पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। पी एस आपका सैचुरेशन है, पी नॉट आपका स्टार्टिंग वाला जो है आपको जो मालूम है लास्ट नोन वो है अपॉन पी नॉट। ठीक है, अब कुछ रिकमेंड्स हैं GOI मैनुअल्स के थ्रू जो हम यहाँ पे देखेंगे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के क्या आपको रिकमेंड करता है वो है। तो जैसा मैंने आपको बता रखा है, ओल्ड सिटीज़ जिनका ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट है, उसको हमको किस मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे,
अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के थ्रू, न्यू और यंगर सिटीज़ के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड के थ्रू, और जहाँ पे भी नेगेटिव इंक्रीज मिलेगा, जहाँ पे भी हमें नेगेटिव इंक्रीज दिखेगा कि हाँ किसी अगर किसी भी सिटी है जहाँ पे पहले साल 10 लाख बढ़ा, दूसरे साल 20 लाख बढ़ा, लेकिन फिर उससे अगले साल 5 लाख ही बढ़ा, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव इंक्रीज दिख रहा है। इंक्रीज हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, नेगेटिवली हो रहा है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ इंक्रीमेंट इंक्रीज मेथड में। तो अगर नेगेटिव इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, और ये भी बता चुका हूँ इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो वैल्यू आपको देता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड के बीच का वैल्यू होता है। तो ये रहा पॉपुलेशन के बारे में। हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि वाटर डिमांड क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है, मतलब हमने पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। आपको मैंने जब पहले बताया था कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना था वाटर डिमांड, फिर पढ़ना था क्वालिटी पैरामीटर, फिर पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, और फिर पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्स एंड कन्वेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने वाटर डिमांड को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब रहा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हम इस चैनल को सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू, आई होप कि मैंने आपको समझा सका हूँगा। थैंक यू।